देशद्रोह कानून 124 ए पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक और यहाँ की बड़ी सूचना है। हमारे साथ जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। लगातार इस मुद्दे पर वो लेख लिखते रहे। आज भी इन्होंने जैसे ही फैसला आया है रोक लगाने की, त्वरित उन्होंने लेख लिखा है, जन चौक में वो छपा है। क्या है 124 ए? ये आजादी के समय से ही एक विवाद का विषय रहा है। जवाहरलाल नेहरू की भी टिप्पणी इस पे रही है, जिसका रेफरेंस जेपी सिंह साहब ने दिया है। पूरे मसले को समझने के लिए सीधे चलते हैं सिंह साहब के पास और जानते हैं कि 124 ए है क्या, ये कॉलोनियल कानून है। आजाद भारत होने के बाद ये कानून क्यों कंटिन्यू किया? सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस पे अपनी राय व्यक्त करती रही है। क्या है मामला? पूरा मामला समझते हैं जेपी सिंह साहब से। सर, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक हैं, चंगा सी। आपका लेख हमने पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों को थोड़ा इसके बारे में बताइए। 124 ए। देखिए सर, ये राजद्रोह का कानून है जी और अंग्रेजों के समय का चला आ रहा है। इसमें समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते रहे हैं, क्योंकि राज सत्ता जी चाहे विदेशियों की हो, चाहे देशियों की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, राज सत्ता जो है वो कानूनों का अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जो है वो प्रयोग करती है। और इस देश में अभी तक सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस सत्ता में रही है, उसके बाद भाजपा सत्ता में है। उनके साथ और भी सहयोगी दल मिल जाए, बात अलग है। ये कांग्रेस के समय भी चलता रहा और जो है भाजपा के समय भी चलता रहा, बल्कि इधर पिछले 7-8 साल से इसका दुरुपयोग यहां तक बढ़ गया कि अगर आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट किया, आपने प्रधानमंत्री की आलोचना की, तो भी आपके ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा लग जा रहा है। आपने अगर आंदोलन किया, आप किसी यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे हैं, आप किसी और मंच से आपने भाषण दिया, तो बजाय इसके कि उस भाषण में उस देशद्रोह, राजद्रोह का तत्व तो है कि नहीं, केवल सरकार की आलोचना के कारण राजद्रोह, देशद्रोह लग गया। ये सब चीजें थी और इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और हर बार उसको ये था कि साहब केदारनाथ सिंह मामले में जो है वो उन्होंने फैसला दिया है 1962 में, जिसमें कहा था कि हर नागरिक को सरकार ने क्रियाकलाप यानी कामकाज पर कमेंट करने और आलोचना का अधिकार है। आलोचना का दायरा तय है और उस दायरे में आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि आलोचना ऐसा हो जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, हिंसा फैलाने की कोशिश ना हो। अगर ऐसा बयान देना है जिसमें हिंसा फैलाने और पब्लिक ऑर्डर खराब होने की बात है, तो फिर ये राजद्रोह का मुकदमा बनेगा। इसी बारीकी को लेके किसी की भी के भी भाषण, किसी के भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकार राजद्रोह की धारा लगा देती है। कि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा और हिंसा हाँ, भड़केगी। इससे हिंसा फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। अब सवाल इस बात का है कि सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है, सरकार ने पैदल चलवा दिया लोगों को 800 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। तो इस पर अगर आपने आलोचना की कि सरकार ने कोई बस का इंतजाम क्यों नहीं किया, सरकार ने स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई, तो ये सब राजद्रोह हो गया। अगर आप जो बच है कैसे आपने गए? अपनी कम्युनिटी के बारे में कि साहब दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं कहूं कि साहब क्षत्रियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, 7% क्षत्रिय हैं और 7% होने के नाते कभी बहुमत की सरकार क्षत्रियों की नहीं बन सकती, तो हम कहें साहब हमको माइनॉरिटी दे दीजिए, तो ये राजद्रोह हो जाएगा नई सरकार की परिभाषा में। क्यों? क्योंकि आजकल सुविधा सब लेना चाहते हैं, उसके पात्र हो या ना हो। अब हाँ, आप ये देखिए कि नया एक चला है कि साहब 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सरकार जी ने कहा कि हम इस पर अभी जवाब देंगे, मतलब लटका हुआ। अब मतलब हिंदू भी अभी तक बहुसंख्यक थे, अब हिंदू भी अल्पसंख्यक हो गए। तो आप उनकी सारी कम्युनिटी के भी जो 1% है, 2% है, 5% है, 3% है, 8% है, उनको भी आप माइनॉरिटी घोषित कर दो। ये तो एंडलेस है। आप सरकार कहीं तो जाके रुकेगा कि नहीं होगा। ये देशद्रोह का मामला है। अब देखिए, ये जब देशद्रोह का मामला आया तो केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता साहब ने बहुत प्रयास किया कि इस पे सुनवाई ना हो।
यहाँ तक कि सरकार ने जो जुलाई 2021 से इस पर नोटिस जारी हुई थी, उसमें अप्रैल तक जो है सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कसा तो इन्होंने कहा हम 2 दिन में समय दे दीजिए, जवाब दाखिल करेंगे। फिर जब कसा तो इन्होंने कहा कि अभी सक्षम अधिकारियों ने जवाब देखा नहीं है। अब देखिए जरा पैतरा देखिए। उसके बाद सक्षम अधिकारियों के बाद जब इन्होंने शनिवार को पहला एफिडेविट दाखिल किया, शनिवार को, पिछले शनिवार को इन्होंने पहला एफिडेविट दाखिल किया, ये उसमें केंद्र सरकार ने डिफेंड किया कि नहीं, ये राजद्रोह कानून बिल्कुल उचित है और ये जो है, जो औपनिवेशिक युग का भले हो लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी है। तमाम जो है लोग जो है राजद्रोह कर रहे हैं या राजद्रोह करने की आशंका रहती है, इसलिए इस कानून को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। शनिवार को, अब शनिवार को आपने एफिडेविट दिया, मंगलवार को इसकी तारीख लगी थी, बीच में पड़ा रविवार। सोमवार को अचानक जो है तुषार मेहता साहब फिर प्रकट हुए और उन्होंने पहले एफिडेविट को रद्द करते हुए दूसरा एफिडेविट दाखिल कर दिया। अच्छा। और उस एफिडेविट में कहा कि प्रधानमंत्री की दृष्टि और सोच के अनुसार सरकार ने, देखिए शब्द सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और सोच के अनुसार भारत सरकार ने ये जो है निर्णय किया है कि वो इस पर जो है पुनर्विचार करेगी, और पुनर्विचार जब तक करेगी तब तक जो है वो कोर्ट इस पर विचार न करे, न, कोर्ट इसको ऐसे ही छोड़ दे। अब ये मंगलवार को जब तारीख पड़ी तो उन्होंने कहा साहब ये हमारा नया एफिडेविट है, हम इसी पर बहस करेंगे। कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि राष्ट्रद्रोह को किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लगातार उत्पीड़न का औजार बना हुआ है। कपिल सिब्बल विपक्ष के वकील थे, सुब्रमण्यम साहब भी एक वकील थे, दो लोग मुख्य रूप से थे। अब जब कोर्ट में इसमें तीखी बहस शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा ठीक है, जब आप खुद पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं तो चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जिनके ऊपर ऑलरेडी आपने इतने मुकदमे कर रखे हैं, और जो आप आगे करने वाले हैं, आपकी सरकारें या राज्य सरकारें आपकी नहीं है, सरकारें तो सरकारें हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, तो जो और सरकारें फिर आगे जो दायर करेंगी, इस पर क्या होगा। इसमें आप 24 घंटे में सोच के हमको जवाब दीजिए, आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे। मेहता साहब को एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं साहब, हम कल जो है 10 बजे सवेरे हम आपको जवाब दे देंगे कि सरकार इस पर क्या करेगी। अब ये मामला आज फिर आया। अब आज फिर आया तो कपिल सिब्बल लगातार कहते रहे कि ये कानून का मिसयूज हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून का मिसयूज हो रहा है। अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं आपके राणा वाले मामले में, महाराष्ट्र वाले मामले में, कि जब ये जो है क्या कहते हैं हनुमान चालीसा पर इस देशद्रोह का मुकदमा लग गया तो भाई ये तो दुरुपयोग है। और उन्होंने सरकार के नुमाइंदे के रूप में नहीं कहा था, उन्होंने एज ए अटॉर्नी जनरल देश के उन्होंने ये बात कही कि ये जो है ये दुरुपयोग है, दुरुपयोग हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि दुरुपयोग हो रहा है तो आखिर, तो उन्होंने कहा नहीं आप कुछ मत करिए, हम लोग इस पर विचार करेंगे, हम एक एसपी रैंक का अधिकारी रखेंगे जो इस पर विचार करेगा कि साहब इसमें वो इंग्रेडिएंट है कि नहीं, कि जो देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का मामला बनता हो। देखिए कोर्ट की जितनी भी आईपीसी की धाराएं हैं या जो और भी इस तरह के ड्रैकोनियन कानून है उनकी जो धाराएं हैं, उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई हैं कि जब इन शर्तों को पूरा करेंगे तब ये जो है क्या कहते हैं धारा लगेगी। आप देखते होंगे, अगर आपको मुकदमे का जरा भी अंदाजा हो, तो जब मुकदमे में कोर्ट में मामला जाता है और कोर्ट इसमें विचार करने के लिए, चार्ज फ्रेम करने के लिए, मैंने आरोप लगाने के लिए उसके ऊपर बताता है कि साहब आपके ऊपर ये आरोप है, उस समय देखा जाता है कि जो आरोप की धाराएं आपने लगाई हैं उनकी शर्तों को वो धारा, मतलब जो कोर्ट में जो एलिगेशंस लगाए हैं गए हैं, वो उन शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं। अगर वो उन शर्तों को पूरा नहीं करते तो उन धाराओं को ड्रॉप कर देती है कोर्ट, फिर उन धाराओं पर विचार नहीं होती, वो सरसरी निगाह से खारिज हो जाता है। जबकि ये शुरू में ही होना चाहिए, जिस समय आप एफआईआर कराते हैं उसी समय एक जो है वो जहां एफआईआर होती है आपके थाने में, वहां एक मुंशी इस तरह का होता है जो कानून का जानकार होता है, जिसको ये मालूम है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जिनके होने पर ही ये धारा लग सकती है। लेकिन होता क्या है कि सरकार के प्रेशर में, प्रशासन के प्रेशर में, डीएम के प्रेशर में, जनप्रतिनिधियों के प्रेशर में वो धाराएं कायम कर दी जाती हैं।
अब वो कोर्ट में जाके डिसाइड होगा कि वो धारा रहेगी कि नहीं रहेगी, या दौरान तफ्तीश जो विवेचना होती है उस दौरान मान लीजिए उन्होंने वो धारा ड्रॉप कर दिया, ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो, वरना वो धारा लग गई। अब जैसे एससी एसटी एक्ट की धारा लग गई तो उसका मतलब जमानत नहीं होगी, आपके एनडीपीएस की धारा लग गई उसका मतलब जमानत नहीं होगी। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें एससी एसटी एक्ट आकर्षित हो रहा है कि नहीं, एनडीपीएस एक्ट आकर्षित हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं जो बाद में कालांतर में या तो खारिज हो जाती हैं, या फिर फर्जी मुकदमा 18-20 साल तक चलता है, बाद में पता चलता है कि तो इस आदमी ने ये अपराध किया ही नहीं, जबरदस्ती 18 साल से इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, या 18 साल से जेल में बंद है, 14 साल से जेल में बंद है। यूएपीए के तहत अक्सर ऐसा हो जा रहा है। तो ये इंग्रेडिएंट की बात है, तो उन्होंने कहा कि आखिर ये होगा क्या। इस पर जो है ये कहते रहे कि नहीं साहब, किसी भी सरकार ने, किसी भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी धारा पर इस तरह रोक नहीं लगाई। लेकिन पीठ ने आपस में आधा घंटा विचार विमर्श किया, और जब पीठ फिर से बैठी पूरे बहस की सुनवाई के बाद, तो पीठ ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो लोग जेल में बंद हैं राजद्रोह में, वो जमानत की एप्लीकेशन दे और कोर्ट उस पर विचार करके उनको जमानत दे। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार यहाँ तक कोर्ट ने पूछा कि साहब पुनर्विचार सरकार करेगी तो कब तक करेगी। तो इसमें तुषार मेहता फिर भागने लगे कि साहब सरकार कब तक करेगी ये मैं कैसे बता सकता हूँ। तो कहीं क्यों, जब आप सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि सरकार इस पे पुनर्विचार करेगी तो क्या अनिश्चितकालीन विचार करेगी? तब तक लोग जो जेल में बंद है या जो लगातार आप आगे बंद करते रहेंगे वो जेल में बंद होते रहेंगे। तो उनका नहीं, एसपी लेवल पर करेगा, उनका तो एसपी भी तो सरकार का ही प्रतिनिधि है, उसको तो सरकार की ही पोस्टिंग मिलती है, वो इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ, वो कोई जुडिशियल बॉडी तो है नहीं जो डिसाइड करेगी कि ये जो है धारा लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इस पर जो है वो क्या कहते हैं, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक इसका पुनरीक्षण नहीं हो जाएगा। 3 महीने बाद जुलाई में कोर्ट ने इस पर तारीख लगा दी और कहा कि अब इसके ऊपर कोई नया एफआईआर नहीं दर्ज होगा, अगर कोई दर्ज भी होगा तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। तो मतलब एक प्रकार से सरकार के हाथ पांव बांध दिए कि सरकार देशद्रोह का कोई नया मुकदमा दर्ज करने के पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। और उसको इस तरह, जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको अगर खुला छोड़ देंगे और रोज रोज लोग अदालत आएंगे कि साहब हमारे ऊपर मिसयूज हो रहा है, हमारे ऊपर मिसयूज हो रहा है, हमने भाषण दिया हमारे ऊपर मिसयूज हो रहा है, इसका जवाब वो दे नहीं पाए। इसका जवाब यही कहते रहे, समीक्षा होगी तब दर्ज होगा, उनका नथिंग डूइंग। आपको तब तक ये रोक लगी रहेगी, और 3 महीने बाद डेट लगाई, फिर वो सुनेंगे। रमना साहब अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, और ये जुलाई में इन्होंने डेट लगाई है। डेट लगा के इन्होंने ये एक प्रकार से सरकार के नकेल कस दी है कि 3 महीने में आप इसको डिसाइड कीजिए, और अगर ये डिसाइड नहीं करते 3 महीने में तो हो सकता है कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट और भी कड़ा रुख ले और संवैधानिक घोषित कर दे बहस करके। ये मामला है सर। सर ऐसे तो आप सरकार की आलोचना करना जो है देशद्रोह में हो जाता है, आप बचे हुए कैसे हैं? योगी जी से सेटिंग तो नहीं है? नहीं सर, हम लोग पत्रकार हैं, और पत्रकार होने के नाते हम कोई पार्टी तो है नहीं, किसी पार्टी के चवनिया मेंबर तो है नहीं। अच्छा, जी, पत्रकार होने के नाते हम कोई सरकार की अनावश्यक, अनायास या बेमतलब या राजनीतिक आलोचना तो करते नहीं। सरकार का कोई कदम हुआ उठा, प्रो पब्लिक है, एंटी पब्लिक है, हम इसके आधार पर, गुण दोष के आधार पर खबर लिखते हैं। हमारा कोई किसी सरकार से पूर्वाग्रह नहीं है। और आपको बता दें सर कि यूपीए की जब टू की सरकार थी, और दुनिया भर के घपले घोटाले, और आपके जो है, जो आपका सीएजी की रिपोर्ट आती थी, उस पर हमने इतनी खबरें लिखी, उस समय यही लोग बहुत खुश होते थे। हम्म। हम लोग जो है सर ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, किसी पार्टी के चवनिया मेंबर नहीं है। जो सही करेगा सही लिखेंगे, गलत कहेगा गलत लिखेंगे, अगर इनको जेल में डालना हो तो डाल दें, उसके लिए हम क्या कर सकते सर आपने एक आंकड़ा भी दिया है, शायद 13,000 से ज्यादा लोग पर ये जो है जेल में है इस कानून के हैं। जी। तहत। जी। तो 13,000, अब तो वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे हर अपने अपने कोर्ट में, और उसमें से कुछ प्रोमिनेंट ऐसे, जैसे जिग्नेश मेवानी का मामला था, उसमें नहीं क्या जे, ये जे, नहीं नहीं, जैसे जिग्नेश मेवानी है, सरजील इमाम है जी उसमें। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, उसमें जो है वो एक और भी हाफिज या क्या नाम है उसका जो लड़का, वो भी है।
उसमें जो है दफन। आपके भीमा कोरेगांव वालों पर भी देशद्रोह का तमाम मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन उनमें और भी धाराएं हैं। इस तरह तमाम लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का, जो 13,000 आप बता रहे हैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज तक के जो आंकड़े हैं, जब से देशद्रोह के कानून का जो है मतलब ये शुरू हुआ कि धुआंधार लग रहा है, केवल 7 लोगों को सजा हुई है देशद्रोह के मतलब उसमें आरोप 7 में। लोग, ओनली 7। हजारों लोग गिरफ्तार हैं सिर्फ आज तक, सात माना था सात हजारों सात लोग। लोगों को। और इसके पहले जब ये मामला उठा था जुलाई में, जब सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह वाला, और ये आंकड़ा दिया गया था कि साहब केवल 7 लोगों को सजा हुई। आप धारा लगा देते हैं और धारा में सजा होती नहीं है, तो केवल आप प्रताड़ित करने के लिए लगाते हैं। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब कोर्ट में ना साबित हो तो इसका मतलब तो होता नहीं, कोर्ट तो जो है वो बियॉन्ड डाउट होना चाहिए, प्रूफ नहीं होता तो संदेह का लाभ देके छोड़ देती है। तो जो हम्म, संदेह का लाभ देके छोड़ देती है तो उसको बाइज्जत तो बरी नहीं करती, संदेह तो हम्म, रहता है ना। हम नहीं प्रूव कर पाए एक अलग बात है, क्योंकि इसमें हम्म, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो उस समय मतलब ये कि लगातार जब जब इसका मामला कोर्ट में उठा, या इसके पहले भी उठा था जब पुराने चीफ जस्टिसों के समय में, तो यही कहा गया था कि केदारनाथ सिंह मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि जब तक हिंसा न भड़के, जब तक लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, तब तक देशद्रोह का कानून जो है वो नहीं लागू हो सकता है। तो काफी सेफ गार्ड है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने हमारे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। अब ये कोर्ट में चला गया मामला ना, कि कोर्ट तय करे, हमको आपने गिरफ्तार कर लिया, हमारी झड़ाई फुकाई लग गई, हमारे पूरे परिवार का जो है सिस्टम बिगड़ गया, और उसके बाद कोर्ट में तय हुआ कि साहब हमने देशद्रोह नहीं किया, ये देशद्रोह में नहीं आता। तो 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो इनिशियल एज में जो हम जेल में प्रताड़ित हुए, अगर कोई भी सरकार ये चाहती है कि कानून का दुरुपयोग ना हो, तो जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करती कि अगर हम्म, आपने गलत जो है वो चालान किया, गलत आपने धारा लगाई, आप इसमें जो है दंडित नहीं करा सके, या कम से कम संदेह तक मामला नहीं पहुंचा सके, तो आपके ऊपर भी पेनाल्टी लगेगी। हम्म, ये कर दे, देखिए सारा जो है ये जो फर्जीफिकेशन है बंद हो जाएगा। क्योंकि तब वो राजनेताओं के कहने पर भी पुलिस अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी आपके ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे, क्योंकि दंड तो उनको भोगना पड़ेगा। आखिर कोई भी आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश होता है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तब तक कोर्ट के आदेश को नहीं मानती जब तक अवमानना का की याचिका न दाखिल हो, अवमानना की नोटिस न दाखिल हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रितु महेश्वरी, गाजियाबाद की जो डीएम है, उनके खिलाफ आदेश न मानने पर आपके क्या कहते हैं नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट डपट के बाद हटाया। सवाल इस बात का है कि जब आप कानून को आपका प्रशासन तंत्र मानेगा ही नहीं, गलत एफआईआर करेगा, गलत धाराएं लगाएगा, आप 6 महीने बाद छूटेंगे, 2 साल बाद छूटेंगे, 3 साल बाद छूटेंगे, 5 साल बाद छूटेंगे, लेकिन ये जो 6 महीने से 5 साल आप जेल में रहे, जो आपकी सार्वजनिक प्रताड़ना हुई, जो जेल में जाने के कारण आपकी सामाजिक जो है अवमूल्यन हुआ, मानहानि हुई आपकी, उसका क्या, उसकी भरपाई कहाँ है? क्या क्या कोर्ट को या जो है सरकार को नहीं पूछना चाहिए अपने उन पुलिस इंस्पेक्टरों से, दिल्ली के एनआईए के हो या दिल्ली पुलिस के हो, कि आप 14 साल 18 साल एक आदमी को आपने यूएपीए और जो है आपके देशद्रोह के कानून में बंद किया आतंकवादी बता के, और आप 14 साल बाद उसका जो है 16 साल बाद और 12 साल बाद उसका अपराध नहीं सिद्ध कर पाया और वो बाइज्जत बरी हो गया, तो आपको क्यों न दंडित किया जाए? आपने सुना कभी एक भी नोटिस? ना, दूसरा, पूरे देश की जो आपका कानून व्यवस्था है, मुकदमे का जहां तक ताल्लुक है आपराधिक, वो सबूतों पर निर्भर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत चाहिए। तो अब सबूत एक सबूत होता है और एक गढ़ा हुआ सबूत होता है। मैन्युफैक्चर्ड। गढ़ा हुआ सबूत ये होता है कि आपने इस तरह की व्यवस्था की है कि जो अपराधी तत्व हैं वो लोगों को डरा देते हैं कि किसी ने अगर हमारे खिलाफ गवाही दी तो उसका हश्र भी इसी तरह होगा या इससे भी बुरा होगा। और वो जो है कई बार गवाहों की हत्या कर देते हैं, कई बार गवाहों का हाथ पैर तोड़ देते हैं, कई बार गवाहों के परिवारीजनों विशेषकर महिलाओं को सरेआम बेइज्जत कर देते हैं, ये डरवाने के लिए कि अभी तो ये नमूना है, आगे और भी हो सकता है। उनको आपने सेफ गार्ड करने की, उनको आपने बचाने की कोई जो है व्यवस्था नहीं की।
नतीजा है कि बाप का मर्डर हो जाता है और लड़का ही गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, तो आप फर्जी गवाह खड़े करते हैं और वो फर्जी गवाह अदालत में टिक नहीं पाते, जी। क्योंकि जो फर्जी गवाह पेशेवर गवाह हैं उनके बारे में दूसरी पार्टी के वकील जानते रहते हैं। वो जो तमाम जगहों पर गवाही देते हैं उनका जो है वो कच्चा चिट्ठा पक्की नकल निकलवा लेते हैं कि इन्होंने किस किस मामले में गवाही दी और दाखिल कर देते हैं, साहब ये प्रोफेशनल गवाह है। उसी आधार पर उसकी गवाही उड़ जाती है और फिर सिखाई हुई बुद्धि कितनी देर चलेगी। तो आपके उसमें इतना झोल है और आपने झोल रखा है कि उस झोल को बनाए रखने के लिए आपने ये जवाबदेही नहीं तय की कि अगर कोई गलत ढंग से किसी को फंसाएगा, गलत धाराएं लगाएगा और अगर उसको जो है वो धाराएं कोर्ट ने उड़ा दी या तल्ख टिप्पणी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके हाँ, तो खिलाफ अमर कठोर दर्ज भी हो सकता अनुशासनात्मक है ना। कार्रवाई की जाएगी। आप अमर कानून के साथ जवाबदेही कानून भी तो बनाइए, तो आपको ज्यादा फिर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप तो जानबूझ के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए आजम खां का मामला देखिए, 88 मामले में 87 मामले में उनको जमानत मिल गई थी और एक जमीन कहा जाता है कि साहब ये शत्रु संपत्ति है, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए तो उनकी संपत्ति है, उसमें ऑलरेडी सरकार ने बीएसएफ को जमीन दी थी, उस पर स्टे है। सिया से इसके बाद सिया वक्फ बोर्ड आया आगे, उसने उसने भी दावा किया, उस पर भी स्टे हो गया। उस जमीन के आधार पर शत्रु संपत्ति का मुकदमा चला दिया। जब देखा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने उनकी तरफ से वकालत की कि साहब 137 दिनों से जो है इनकी जमानत पर आदेश रिजर्व जज साहब आदेश नहीं दे रहे। जब ये कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये किया कि सरकार ने एक पूरा खलफनामा दाखिल किया 4 महीने बाद, आर्डर रिजर्व होने के 4 महीने बाद। अगर आर्डर जज साहब ने उसी दिन सुना दिया होता तो पूरा हलफनामा किसमें दाखिल होता, सिर्फ इसलिए कि जज साहब को कैसे बचाया जाए या कैसे जस्टिफाई किया जाए कि मामला, फिर जज साहब ने उस पूरा हलफनामे पर फिर से बहस सुनी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और मंगलवार वो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार की डेट, ये आपके मंगलवार की डेट लगाई। आपके क्या कहते हैं, इन्होंने बुधवार या मंगलवार को इन्होंने भी जजमेंट की डेट लगाई, तो फिर जजमेंट दिया। जजमेंट इन्होंने तमाम स्ट्रक्चर पास किए हैं, जमानत मंजूर कर दी है हाई कोर्ट ने इलाहाबाद में। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है उनसे पूछा, ये बताओ भैया कि ये कौन सा सिस्टम है कि एक बेल मिला तो उसके बाद दूसरा बेल, दूसरा मुकदमा, दूसरा बेल मिला तो तीसरा मुकदमा, तीसरा बेल मिला। अब 88 बेल जब इनको मिल गया तो आपने 89वां जो है आपने क्या कहते हैं इनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ से मामला जा रहा है, इसलिए अब यहां से केंद्र सरकार की एंट्री हो गई। ईडी ने ईडी ने आज जौहर विश्वविद्यालय पर छापा मारा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मतलब अब वो खत्म हो गए, तो अब केंद्र सरकार का ईडी जो है आज से आ गया कि जौहर विश्वविद्यालय का उन्होंने, ईडी ने छापा मार दिया मनी लॉन्ड्रिंग का। आप अखबार में पढ़ते हैं कि चिदम्बरम की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा चिदम्बरम की प्रॉपर्टी जो ईडी ने अटैच की थी उसको कौन सी? प्रमाण न होने के कारण रिलीज कर दी। मीसा भारती का जो फार्म हाउस ईडी ने जो है वो क्या कहते हैं सील किया था दिल्ली में, जिसमें अभी लालू जी जब अस्पताल से निकले तो उसी फार्म हाउस में जाके रुके, किसी ने नहीं पूछा कि यार ये तो सील था, ये कैसे खुल गया। उसको उसको कई साल पहले मनमोहन सिंह जब उसके वो थे, जस्टिस मनमोहन सिंह, वही रिलीज करके गए थे कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, उसको जो है वो आपका सील करने का। इसी तरह तमाम और प्रॉपर्टियां, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां जो इन्होंने कागज सील किया था उन सबको पीएमएलए कोर्ट ने रिलीज कर दिया। ये कहीं छपता नहीं है, क्यों? क्योंकि जल्दी कहीं पढ़ने को ही आपको नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स में मिलेगा तो इकोनॉमिक्स टाइम्स कितने लोग पढ़ते हैं। चलिए सर, इस पे हम लोग की नजर तो बनी रहेगी और जुलाई का भी इंतजार करेंगे। और एक बड़ा मामला और भी है, ईवीएम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ, उस पे अलग से फिर बात करेंगे आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर वो मामला कहाँ तक पहुंचा। शुक्रिया सर। और दोस्तों, ये जेपी सिंह साहब थे, एक एक बारीकी बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में समझाते हैं। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया। फिर मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।